इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। नमस्कार दोस्तों, हमारे इस शो सफरनामा रास्ता सफलता में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हमारे साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण अतिथि जुड़े हैं जिन्होंने यूपीपी से 2022 में वीडियो के पद पर चयन लिया है, जिनकी 23वीं रैंक है। तो अमित जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे शो पे आने के लिए। थैंक यू प्राची, थैंक यू वेरी मच। मुझे इनवाइट करने के लिए शुक्रिया आपका। और दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि प्राची मेरी कलीग हैं, मेरी जूनियर हैं, तो इनको यहाँ देख के मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये तैयारी के साथ साथ ये अपना ये काम भी करती हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। थैंक यू प्राची। थैंक यू सो मच। और हमारी तरफ से हमारी पूरी टीम की तरफ से मैं आपको एक भेंट देना चाहती हूँ जो शायद आपको पसंद आएंगे। थैंक यू। अरे ये तो काफी अच्छा है। थैंक यू। इसको यहाँ रख देते हैं, तब तक हम लोग बात करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं जैसे क्या जर्नी रहती है, क्या स्ट्रगल्स रहते हैं इस दौरान, कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो सबसे पहले तो आप बताइए कि कहाँ से बिलोंग करते हैं आप, आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई है वो कहाँ से हुई है, आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। तो आप हमारे दर्शकों को थोड़ी जानकारी। जी प्राची, तो मैं उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर से आता हूँ। मेरी तहसील सैदपुर है और मेरी 12वीं तक की पढ़ाई वहीं पे हुई है। मैं क्लास 10th तक सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ता था और उसके बाद 11th 12th वहाँ का एक गवर्नमेंट कॉलेज है, टाउन नेशनल इंटर कॉलेज, मैंने वहाँ से इंटर किया है। उसके बाद लखनऊ से मैंने इंजीनियरिंग की है। लखनऊ में एक कॉलेज है, बाबू बनारसी दास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो वहाँ से मैंने इंजीनियरिंग की है। और उसके बाद कुछ दिन मैंने प्राइवेट सेक्टर में जॉब किया, फिर सिविल सर्विसेज के लिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। और इस बार आप जानती हैं कि 2022 वाले पीसीएस में मेरा वीडियो के पद पर चयन हुआ है। जी, आपने ये कह के कि आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई है सरकारी स्कूल में हुई है, तो बहुत सारे लोगों का यहाँ पे पहला एक मिथ टूटा होगा कि जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं या जो बड़ी बड़ी मेट्रो सिटी से बिलोंग करते हैं वो सिलेक्शन लेते हैं, कि लोग कहते हैं ना कि सरकारी स्कूल में पढ़े हैं तो वो कहाँ तक जाएंगे। तो उस मिथ को आपने यहाँ पे तोड़ा है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जब आपने फाइनल लिस्ट में अपना नाम देखा तो उस समय फैमिली का रिएक्शन क्या था, आपके दोस्तों का, कैसी आपने उसको, मतलब वो क्या फीलिंग होती है जब आपने उस टाइम फाइनल रिएक्शन में अपना नाम देखा लिस्ट में, तो किस प्रकार सबसे पहले आपने किसको ये चीज बताई, क्या रहा था माहौल उस टाइम का? जी प्राची, मैं बताऊं आपको कि ये मेरा 5वां प्रयास था और मैं लगातार असफल हो रहा था। तो जब भी रिजल्ट आता है तो डर लगता है। और आजकल तो इनसाइडर इतने एक्टिव हैं कि थोड़ा पहले बता देते हैं कि आज रिजल्ट आने वाला है। तो उस दिन सच में बहुत डर लग रहा था और हम लोग इंतजार कर रहे थे शाम का कि रिजल्ट आए। तो रिजल्ट मैंने ही देखा अपना, मेरे पास पीडीएफ आ गया था। और आप पूछ रही हैं कैसा लगा, तो मतलब सच बताऊं कि एक तो मेरा नाम इतना कॉमन है कि अमित कुमार के साथ साथ मुझे रोल नंबर भी देखना पड़ता है। तो मैंने 2-3 बार देखा अपना रोल नंबर, फिर मैं एकदम से शांत सा हो गया। फिर मैंने सोचा चलो मुक्ति मिली। जो ये वीसीएस साइकिल है यूपीएससी और ये सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन का, प्री मेंस इंटरव्यू एक जगह फेल हो रहे हैं, फिर से शुरू करना है, तो एक खुशी मिली कि यार चलो कम से कम इससे मुक्ति मिली है। घर में लोग काफी खुश थे। मैं सबसे पहले पापा को बताया अपने, फिर मम्मी को बताया, फिर बाकी दोस्त लोग, उन लोग को भी काफी उम्मीदें थे मुझसे इस बार। तो जो बहुत क्लोज हैं फोन ही कर लिया उन लोगों ने, बाकी धीरे धीरे पता चलता रहा लोगों को। उस दिन तो मैं बताऊं आपको कि रात को 12-12:30 बजे तक कॉल ही रिसीव कर रहा था। मतलब एक कॉल पे मैं बात कर रहा था, 3 कॉल वेटिंग में आ रही थी। तो सच में मतलब ये सब ऐसा मोमेंट होता है जो मतलब लाइफ में पहली बार आता है, तो अच्छा लगता है। हाँ, मतलब बहुत ज्यादा एक रातों रात स्टार बनने वाली फीलिंग आ रही होगी आपको तो। मुझे तो ज्यादा वैसे फर्क नहीं पड़ रहा है मैं बताऊं तो, लेकिन लोग खुश हैं। और मेरे लिए बस एक चीज है कि जो एक मेंटल कियोस था प्राची, कि अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे, है ना, इससे मुक्ति मिली है। और अब ठीक है, कुछ अच्छा हो रहा है लाइफ में और आगे देखते हैं क्या होता है। हाँ,
तो चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर, जो कि लोगों में बड़ा रहता है, मतलब क्यूरियोसिटी रहती है कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, कहाँ से स्टार्ट करना है। जो नए स्टूडेंट्स हैं, नए कमांड जो हमें देख रहे हैं, जो जुड़ रहे हैं हमारे साथ, तो आपको कहाँ से लगा कि मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए, सिविल सेवा मेरे लिए अच्छी है या मैं इसके लिए बना हूँ? आपके उस दौरान कौन से लोग आपके मोटिवेशन रहे कि इनको, कई बार ऐसा होता है ना कि हम कहीं गए हैं, हमने वो लाल बत्ती देखी और वो रुतबा देखा, हमें लगा नहीं हमें ही करना है, लेकिन एक करने में और एक अंदर से फील आने में डिफरेंस होता है। तो आपको कब लगा कि इस तरह से मुझे इस फील्ड में प्राची, मैं बताऊं कि मैं क्लास 6 में था तो एक बार मेरे डिस्ट्रिक्ट में एक एनजीओ है साहित्य चेतना समाज नाम से, उन्होंने एस्से कंपटीशन कराया, निबंध प्रतियोगिता, तो उसमें मेरी सेकंड पोजीशन आई और मेरा नाम आ गया न्यूज़पेपर में। तो मतलब अचानक से होता है ना कि गांव के किसी लड़के का नाम न्यूज़पेपर में आ गया, फिर सब लोग जान गए, तो एक लोगों को ही लगने लगा कि यार इसके अंदर पोटेंशियल है, ये कुछ बड़ा करेगा। और गांव में बड़ा क्या होता है, कलेक्टर बन जाइए, आईएएस पीसीएस यही होता है। तो शुरू से ही लोग मुझे इसके बारे में बोलते थे। और इसके अलावा मेरे पापा के एक दोस्त हैं जो लखनऊ रहते थे, विजय शंकर चाचा जी, तो जब भी वो हमारे घर आते थे वो खुद भी प्रिपरेशन कर रहे थे सिविल सर्विसेज की, तो इंटरव्यू तक पहुंचे हैं वो। तो इस चीज के लिए वो मुझे बड़ा ओरिएंट करते थे कि ये करना है, इसमें अच्छा रहता है और काफी लोग को प्रभावित करोगे, काफी लोग के लाइफ में चेंजेस लाओगे। तो एक ये भी रीजन था। और तीसरा एक बात मैं बताऊं आपको कि एक बार हमारे मतलब गांव में वोटिंग हो रही थी किसी इलेक्शन के, तो मैं देखने गया था कि कैसे वोट पड़ता है और ये सारी चीजें। तो मैं देख रहा था कि एक, आपको पता है कि जहां वोटिंग होती है उस एरिया में जनरली लोगों को आने नहीं देते, तो पुलिस वाले सबको मतलब मार के भगा रहे थे जो उस एरिया में जा रहा था, डांट के भगा रहे थे, इधर से हट जाओ, इधर से हट जाओ। तो एक आदमी वहां था काले सूट में, और उससे पुलिस वाले डर रहे थे। तो मैंने, डर तो हमारे अंदर बचपन में पुलिस का ही रहता है, पुलिस, तो मैं सोचा कि ये कौन है जिनसे पुलिस वाले भी डर रहे हैं। तो मैंने पूछा, तो मुझे बताया गया कि ये मतलब बड़े लेवल के अधिकारी हैं और बड़ी परीक्षा ये पास करके आए हैं। तो एक इमोशन तब मन में ये भी था कि मतलब ऐसा कुछ करना है, ये तो काफी अच्छा है। तो शुरू से ही मतलब मेरा परसुएशन होता रहा है कि इस फील्ड में आना है, इस फील्ड में आना है। तो मैं सोच रहा था पहले इंजीनियरिंग कर लेता हूँ, कुछ दिन जॉब कर लूंगा, फिर स्टडी लीव लेके फिर आऊंगा प्रिपरेशन करने। तो वैसा एकदम नहीं हुआ, लेकिन ठीक है, मैं आ गया और प्रयास करता रहा और आपको एक तरीके से मुक्ति मिल गई है। लेकिन अभी आप आगे इस प्रिपरेशन को जारी रखना चाहते हैं? मैं बताऊं प्राची, दोज आर वेरी क्लोज टू मी, दे आर नॉट वेरी हैप्पी। लोग चाहते हैं सिलेक्शन हो और सिलेक्शन हो गया, लेकिन कुछ लोग हैप्पी नहीं। वो क्या बोल रहे हैं कि चलो अब तो खुश हो ना, अब तो तुम्हें फिनेंशियली और मेंटली कोई दिक्कत नहीं है और तुम्हें आगे करनी है तैयारी, तुम्हें वहां पहुंचना है, मतलब यूपीएससी को, मतलब हाँ। तो देखते हैं कहाँ तक जाते हैं इसमें। हाँ, तो जैसे सर आपने तैयारी स्टार्ट करी, तो स्टार्टिंग आपकी तैयारी थी, तो बच्चों को बहुत ज्यादा ये रहता है कि जो नए बच्चे तैयारी करने आ रहे हैं कि कौन से रिसोर्सेस फॉलो करें, क्या हमें रिसोर्सेस पढ़ने चाहिए। और सेम ये होता है कि जैसे टॉपर्स होते हैं तो वो अपनी साइड, उनके लिए जो चीजें अच्छी होती है वो रिकमेंड करते हैं। तो कई सारे टॉपर्स होते हैं जो अलग अलग चीजें रिकमेंड करते हैं। तो जो न्यू कमर होते हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, न्यू अभ्यर्थी है, उनको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कि किस रिसोर्स को हम फॉलो करें। तो आपने इस समस्या का समाधान निकाला? और आपने, क्योंकि मार्केट में बहुत, आप देख रहे हो कि मार्केट में कितने रिसोर्स अवेलेबल है, आप हर शॉप पर जाइए और एक साइड से आपको सारे रिसोर्स मिल जाएंगे। तो आप क्या बताना चाहते हैं अभ्यर्थियों को कि वो कैसे अपने रिसोर्सेस का चुनाव? प्राची, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा। अभी इतना गार्बेज है मटेरियल का कि लोग समझ नहीं पाते कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। तो जब मैंने शुरुआत करी थी प्राची, मैं अपना सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन हिंदी मीडियम में स्टार्ट किया था। तो जैसे लोग बताते हैं, कोई टीचर ये बता दिया ये बुक पढ़ लो, कोई दोस्त बता दिया ये पढ़ लो, कोई सीनियर है उसने बताया ये पढ़ लो। तो मैं भी बहुत भटका हूँ इस फील्ड में, कई किताबें ले ली और पढ़ एक भी नहीं पा रहे हैं, रिवीजन किसी का नहीं हो पा रहा है। तो धीरे धीरे मैं चूंकि प्रीलिम्स निकाल लेता था हर बार और मेंस मेरा रुकने लगा। मतलब मैं आपको बताऊं, ये मेरा पीसीएस का 5वां प्रयास था।
और इसके अलावा यूपीएससी का भी मैंने 3 मेंस लिखा है। स्टार्टिंग तो मैं यूपीएससी के लिए ही किया था, बट वहाँ पे कुछ हो नहीं रहा था, तो हमने सोचा कि अब यहाँ भी देखते हैं। तो ये जो मटेरियल है ना, मैं इसके बारे में बताऊं कि काफी भटकने के बाद मुझे यह रियलाइज हुआ है कि अगर हमारा जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमने कोई एक सोर्स डिसाइड कर लिया है और उसी पे स्टिक्ट रहें, और आप जानती हैं कि इसमें करंट अपडेट और डायनेमिक चीजें भी आती रहती हैं, उस सोर्स को ही स्टिक करके उसमें चीजें अपडेट करते रहें, बार बार चीजें बदले नहीं, तो ये ज्यादा ठीक रहेगा। अगर आप इस सर्विस के प्रिपरेशन में आ रहे हैं, कोई नए हैं अगर आप, तो मैं यही कहूंगा कि आप खूब एनालिसिस कीजिए, खूब लोगों से पूछ लीजिए, खूब एकदम शोध करके अपना हर सब्जेक्ट का बुक अपना डिसाइड कर लीजिए। और एक बार आपने अगर डिसाइड कर लिया है तो फिर उसमें चेंज मत लाइए, बार बार चेंज करेंगे तो फिर उसमें दिक्कत आती है। आप एक ही सोर्स रखिए, उसका रिवीजन कीजिए, उसमें कुछ पॉइंट आपको लगते हैं कि नए आए हैं तो उसे बुक में लिख लीजिए या अपना नोट कर लीजिए, लेकिन सोर्स मत बदलिए। और साथ में अपना पुराने साल का प्रश्न भी रखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखिए और उसी के अकॉर्डिंग पढ़िए। मतलब सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपकी एक स्टैंडर्ड बुक होनी चाहिए, बाकी आपके नोट्स। और एक बार चीजें आपकी सारी कंप्लीट हो जा रही हैं, सारा फंडामेंटल सारे टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं, तो आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए कि आप चीजों को रिवाइज करें जितनी बार कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली रिवीजन ही काम आता है। आप जानते हैं कि प्रीलिम्स का जो एग्जाम होता है प्राची, वो बेसिकली अगंभीर छात्रों को छांटने के लिए होता है। चूंकि सीट इतनी कम होती है कि कई बार गंभीर बच्चे भी छट जाते हैं उसमें लेकिन मेंस का जो एग्जाम होता है वही मेन एग्जाम है इस परीक्षा का, तो उसका ठीक से तैयारी कीजिए, अच्छे से प्रॉपर नोट बनाइए, रिवाइज कीजिए, और ये एक गाइडेड तरीका हो सकता है इस एग्जाम में भटकाव को कम करने का। जी। तो ये आप इसे एकदम ऐसे रूल्स में बताना चाहिए कि तैयारी के 5 रूल्स क्या हैं, तो आप इस पूरे सिनेरियो को 5 रूल्स में कैसे बच्चों को बताएंगे? प्राची 5 क्या, इसमें बहुत सारे रूल हैं। ठीक है, आप 5 पूछ रही हैं तो हाँ मैं ये बताऊंगा कि पहले तो आप सिलेबस को ठीक से समझें। हम टॉपिक्स को या सब्जेक्ट को अलग अलग पढ़ते हैं, लेकिन एक बार जब हम पढ़ लेते हैं पूरा, तो एक इंटरलिंकेज बनना चाहिए। हम बांट के सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे अभी के समय में हम बात करें तो क्लाइमेट में कुछ चेंज हो रहा है, पॉलिटी में कुछ हो रहा है, इकोनॉमी में कुछ हो रहा है, ज्योग्राफी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन हम ये सब्जेक्ट अलग अलग पढ़ते हैं। तो एक बार जब हमने सारा पढ़ लिया तो हमारे अंदर एक इंटरलिंकेज बनना चाहिए। तो पहली बात तो ये कि सिलेबस को पूरा आप कवर कीजिए। तो इससे क्या होगा कि आप ये एक लेवल आता है कि जब आप इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी याद आ रहा है, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री याद आ रहा है, क्योंकि हर चीज का कुछ ना कुछ कारण या लिंक रहता ही है। तो सिलेबस ठीक से कर लिया, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस कीजिए। क्योंकि सिलेबस में तो बस टॉपिक मेंशन होता है, जैसे अब जीएस के पेपर 3 में लिख दिया रोबोटिक्स, है ना, तो रोबोटिक्स में किस लेवल के सवाल पूछ रहे हैं और कितना डेप्थ में जा, रोबोटिक्स में तो लोग पीएचडी भी कर रहे हैं, लेकिन आपको ये जानना है कि इस टॉपिक से कैसे सवाल आ रहे हैं, किस रेंज में सवाल आ रहे हैं, तो ये सारी बातें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पता चलेगा। तो दूसरा ये है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ठीक से कीजिए। हाँ, तीसरी बात ये कि आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए। मतलब मैंने बताया ना, मेन एग्जाम इसमें मेन होता है। तो जब आप प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, लगातार बैठ के 20 क्वेश्चन लिखने होते हैं 3 घंटे में, तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी लिखने की, आपकी स्पीड आएगी, स्मूथनेस आएगी। और चौथी बात ये कि हर टॉपिक का कुछ माइक्रो नोट्स बना के रखें, क्योंकि एग्जाम आपको पता है 4-5 दिन में सारे पेपर हो जाते हैं। तो उस समय हम जो अपना बल्कि नोट्स होता है, जो मटेरियल होता है, सारा रिवाइज नहीं कर पाते हैं। सुबह जाते हैं पेपर देने, शाम को आते हैं, फिर अगले दिन फिर पेपर। तो कुछ टॉपिक्स के अगर हमारे पास शॉर्ट नोट है, माइक्रो नोट्स हैं, जो हम देख के रिकॉल कर पाए सारी बातें, तो एक ये ठीक रहता है। और पांचवी बात आपकी ये कि थोड़ा सा ना अपने वोकैब पे काम कीजिए। मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी आपका काम होना चाहिए। अल्टीमेटली आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं और आपके बहुत सारे सबऑर्डिनेट होंगे। आप एक तरीके से सोसाइटी के लिए रोल मॉडल बनने जा रहे हैं, तो आपका जो व्यक्तित्व है, मतलब ऐसा होना चाहिए कि लोग मतलब चाहें कि हमें भी ऐसा बनना है या उसको फॉलो करें। तो इन बातों को ध्यान में रख के अपनी तैयारी करना ठीक है। आपको सर शॉर्ट में 5 रूल्स बता दिए हैं प्रिपरेशन के कि कौन से 5 रूल्स
रूल्स है जो न्यू कमर्स है उन्हें बेसिकली फॉलो करना चाहिए। तो आप बताते हैं कि बच्चों में बहुत बड़ा एक मिथ है, क्योंकि मैं चाहती हूँ जितने न्यू अभ्यर्थी हैं, नए जितने भी अभ्यर्थी हैं, उनकी सारी डाउट्स जो है वो उस सेशन में खत्म हो चुकी है। तो जितने भी नए अभ्यर्थी हैं उनको एक चीज ये बहुत लगती है कि एक तो एक हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाला जो लोगों ने बनाया है कि हिंदी मीडियम से सिलेक्शन कम हो रहे हैं, इंग्लिश मीडियम से सिलेक्शन ज्यादा हो रहे हैं, तो आप लोग की क्या राय है इसमें? प्राची, मैं सच बताऊं तो एक समय सच में ये ट्रू था कि हिंदी मीडियम से सिलेक्शन कम हो रहे थे पिछले 3-4 सालों में। इसका एक रीज़न तो ये था कि मैं यूपीएससी का बताता हूं आपको कि उन्होंने सिलेबस में अचानक चेंज किए और प्रीलिम्स में ही बच्चे हिंदी वाले क्वालिफाई नहीं हो पा रहे थे। और दूसरा रीज़न ये कि जो हमारा हिंदी बेल्ट है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जहाँ से हिंदी मीडियम के बच्चे ज़्यादातर आते हैं, बाकी साउथ के, नॉर्थ ईस्ट के वो तो इंग्लिश लेते ही हैं। तो जो हमारा हिंदी बेल्ट है, यहाँ भी जो अब की पीढ़ी है वो इंग्लिश मीडियम चूज कर रही है। हाँ, तो जो रेशियो है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट का वो भी घट रहा है। तो बीच में काफी कम हुआ था हिंदी मीडियम से सिलेक्शन, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ पिछले 3-4 सालों से कि हिंदी मीडियम के बच्चे भी काफी अच्छा काम कर रहे हैं और मटेरियल के लेवल पे भी काफी मैं देख रहा हूँ कि मार्केट में ठीक मटेरियल उपलब्ध है। जैसे आपका ही मैं देख रहा था स्ट्रक्चर, आप लोगों ने जो 600 क्लासेस का जो प्लान बनाया है टेस्ट का, और फिर वीकली टेस्ट, फिर मंथली टेस्ट, फिर मेंटरशिप का, तो वो भी मुझे काफी सही लगा। अगर आप उस चीज को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, तो प्लान तो बहुत लोग बनाते हैं, मेन चीज है इम्प्लीमेंटेशन। हाँ, तो वो मतलब काफी बेनिफिशियल रहेगा स्टूडेंट के लिए। हाँ, थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे प्लान की सराहना करी। तो इसी सीरीज में हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि ऑप्शन, लोग कहते हैं कि अगर एमए में आपने सब्जेक्ट ये चूज किया है, क्योंकि एमए में आप कर रहे हो पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा, तो आप ये सब्जेक्ट ले लीजिए एज ऑप्शन। या फिर लोग कहते हैं आपको जिसमें रुचि है वो बचा, या फिर कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि अरे इस टॉपर में ये वाला ऑप्शन लिया तो मैं वही ऑप्शन चूज कर लेता हूँ, तो सही तरीका क्या है ऑप्शन चूज? प्राची देखिए, यूपी पीसीएस से तो ऑप्शनल हट गया है। अब 2 यूपी के स्पेशल पेपर आ गए हैं, तो वहां तो अब ऑप्शनल का स्कोप ही खत्म हो गया। लेकिन यूपीएससी में अभी है। तो ऑप्शनल को लेके कई तरह की बातें होती हैं कि इंटरेस्ट होना चाहिए, या जिसमें मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, या फिर जो आपके एमए में है या ग्रेजुएशन में है। सारी चीजें हैं अपनी जगह, लेकिन मेन चीज क्या है कि आपको मार्क्स लाना है। आपका इंटरेस्ट और बाकी चीजें धरी की धरी रह जाएंगी आपका अगर नंबर नहीं आ रहा। जैसे मेरा हिंदी लिटरेचर में बहुत इंटरेस्ट था और मैं काफी मन से पढ़ता था उस सब्जेक्ट को, और मैंने 3 मेंस हिंदी लिटरेचर से लिखे भी हैं, लेकिन मेरे नंबर नहीं आ रहे थे। अब मुझे नंबर लाना है ना, अल्टीमेटली मुझे एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए मुझे जो जो लगेगा मैं करूंगा वो। तो मैंने ऑप्शनल चेंज किया अपना, मतलब थोड़े दिन बाद। तो अब मैं आपको 1 मिनट यहाँ पे इंटरप्ट कर रही हूँ, सॉरी। मतलब ये बहुत साहसिक आपका निर्णय था कि ऑप्शनल चेंज करना, जिसको आपने प्रिपेयर कर लिया है, आपने उसको पूरा कवर कर लिया है और आपने वो ऑप्शनल चेंज कर लिया। तो ये वाला साहस कहाँ से आया आपने कि नहीं मैं ऑप्शनल चेंज कर देता हूँ पूरी तरह से और दूसरा ऑप्शन ले लेता हूँ? तो मैं जब प्राची यूपीएससी दे रहा था, तो प्रीलिम्स में मेरा 1-2 बार ना खास करके इकोनॉमी और साइंस टेक के क्वेश्चन हिंदी में पढ़ने की वजह से गलत हो गए। वो ट्रांसलेशन ऐसा था कि अगर मैं घर पे जब एनालिसिस कर रहा था पेपर का, कि मैं सोचा कि इंग्लिश में देख ही लेता तो सही हो जाता और प्रीलिम्स हो जाता। तो और दूसरा कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट भी डाउन जा रहा था, तो मुझे चेंज करना था अपना मीडियम। तो अगर मैं अपना मीडियम चेंज करता हूं तो हिंदी लिटरेचर फिर से मुझे हिंदी में ही देना है। तो एक मन में एक ये भी डायलेमा रहता है कि इसको हिंदी में देना है। और दूसरा ये कि हिंदी में मेरे मार्क्स नहीं आ रहे थे, खास करके पेपर 1 में मैंने बहुत प्रयास किया, बट 3 मेंस लिखा मैंने। तो जो यूपी का मैं बताता हूँ आपको कि 200 नंबर का एक पेपर होता है। तो पेपर 1 में पेपर 2 में मेरे 200 में 108, 112 ऐसे 116 ऐसे नंबर आते थे, और पेपर 1 में आ गया 62, 64। तो ये ना मुझे बहुत गंदा डेंट कर देता था। हाँ। तो फिर मुझे ये था कि अब पूरा ही चेंज कर देते हैं, मतलब तो फिर मैंने चेंज किया। तो अब ये भी था कि मुझे कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन करनी है, कोई क्लासेस नहीं करनी है। कोविड का टाइम था उस समय, तो मैंने
तीन मतलब जितने यूपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट अवेलेबल हैं उसमें से 3 अपने लिए मतलब फाइनली सेलेक्ट किया। उसमें एक फिलोसफी था, एक सोशियोलॉजी और एक पीएसआईआर पॉलिटिकल साइंस। तो मैंने थोड़ा थोड़ा सबका सीख के देखा तो मुझे लगा कि सोशियोलॉजी का जो मटेरियल है वो मुझे इजीली अवेलेबल भी हो जा रहा है और इसका सिलेबस बाकी मुझे जीएस के पेपर में भी थोड़ा हेल्प करेगा और मुझे लगा कि ये मेरे थोड़ा इंटरेस्ट का भी है। तो फाइनली मैंने सोशियोलॉजी पे काम किया और उसी को अपना आगे ऑप्शनल रखा और इस बार मेरा सिलेक्शन सोशियोलॉजी ऑप्शनल से ही हुआ है जी। तो ये आपने सच में बहुत ही साहस से किए निर्णय था जो आपने लिया। अभी जो टाइम डिविजन चल रहा है वर्तमान समय में, तो जो सेकंड पेपर होता है सीसैट, तो प्रीलिम्स में हाँ हाँ सेकंड पेपर चल रहा है, हाँ, तो वो डे बाय डे काफी मतलब चैलेंजिंग होता जा रहा है स्टूडेंट्स के लिए। हाँ 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 मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, तो सीसैट को लेकर के बच्चों में बहुत ज्यादा ये रहता है कि इसकी प्रिपरेशन हमें कैसे करनी चाहिए। सीसैट कुछ बच्चे होते हैं स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करते हैं, कुछ कहते हैं सिर्फ एंड डेज में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, देख लेंगे और हो जाएगा। बट शायद अभी ये थोड़ा सा पढ़ने वाला सिनेरियो नहीं है, इसको करना पड़ेगा। तो आप क्या स्टूडेंट्स को बताना चाहते हैं इसको लेकर के कि सीसैट की तैयारी कैसे करें? ये क्वेश्चन पूछ के प्राची आपने बहुत अच्छा किया क्योंकि हम जीएस की प्रिपरेशन इतना ज़्यादा करते हैं कि इस पेपर को बहुत लाइटली ले लेते हैं। क्योंकि ये पेपर क्वालिफाइंग है तो एक ये भी रहता है कि इसमें नंबर तो लाना नहीं है। और शुरू में ये सीसैट का पेपर इजी आता था, 33% मार्क्स लाना बड़ा आसान होता था। लेकिन 3-4 सालों से ये पेपर लगातार इसको दुरुस्त करते जा रहे हैं, इसका नेचर थोड़ा सा डिफिकल्ट करते जा रहे हैं। तो मैं खुद जानता हूँ बहुत सारे सीरियस स्टूडेंट जो लगातार मेंस लिखे हैं और सीसैट के पेपर में रुक गए हैं क्योंकि उनको लगता था कि आखिरी दिन में कर लेंगे और हो नहीं पाता है। तो मैं यही कहूंगा कि इस पेपर को भी आप गंभीरता से लीजिए। अपने तैयारी का जो भी आप है उसमें से 20-25% टाइम रेगुलर इस पेपर को दीजिए मतलब। और यूपीएससी का कर रहे हैं तो उसका पेपर तो और भी अच्छा आता है सीसैट वाला। तो इसमें आप टाइम इसको एलोकेट करके ये भी पढ़ते रहिए। अब इसमें बेसिकली देखिए, खास करके पीसीएस की बात करें तो उसमें हिंदी है और मैथ्स है, रीजनिंग है और ये कम्युनिकेशन वाला सेक्शन है। तो बहुत सारे बच्चों का ना, किसी का कम्युनिकेशन वीक है, किसी का मैथ वीक है, तो आप कॉम्बिनेशन तैयार कर लीजिए। कोई 2-3 आपका मैथ वीक है तो कम्युनिकेशन और रीजनिंग वाला सेक्शन तैयार कर लीजिए, हिंदी ठीक कर लीजिए। मैथ ठीक है आपका तो एक आध सेक्शन और तैयार कर लीजिए। तो इस तरीके से इस पेपर को बहुत आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन इस पे काम करना चाहिए लोगों को। थोड़ा सा अभ्यास किए रहेंगे क्योंकि आप जानते हैं कई बार मैथ्स के और रीजनिंग के सवाल हमें आते भी हैं और अगर हम टाइमली नहीं कर पा रहे हैं तो भी दिक्कत है। अगर हमने अभ्यास किया है तो स्पीडली वो काम हो जाता है। हाँ, तो अगर हम पहले से अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो पेपर के लिए ठीक रहता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा आपके ऑडियंस को कि इस पेपर को भी बहुत गंभीरता से लीजिए, पेपर 2 को, क्योंकि इसमें जब फेल होते हैं ना तो ज्यादा दुख होता है। तो इसको भी पढ़िए। हाँ, क्योंकि हमने जीएस की इतनी मेहनत करी एंड सीसैट में हमारे मार्क्स नहीं आए और जैसे कि इंटरव्यू भी हमारा ऑनलाइन ही चल रहा है, जो स्टूडेंट्स हैं हाँ। तो आजकल वर्तमान में जब से कोविड आया है ऑनलाइन स्टडीज का दौर बहुत ज्यादा बढ़ गया। बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही है। तो आप मतलब यहाँ पे कुछ भी इस तरह का नहीं है, आप पे कोई प्रेशर नहीं है। तो आप ये बताइए कि ऑनलाइन स्टडी कहाँ तक बच्चों के लिए हेल्पफुल है, कहाँ तक सक्सेस है, और अगर बच्चा ऑनलाइन स्टडी कर रहा है तो उसको क्या देखना चाहिए कि क्लास में अगर हमें ये चीज मिल रही है इट मींस ये वाला प्लेटफॉर्म हमारे लिए अच्छा है। अगर हमें यहाँ पे लैकिंग्स मिल रही है तो हम स्किप कर सकते हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं। तो मतलब जो कोर एरिया है, मतलब ऑनलाइन अगर वो पढ़ रहे हैं तो क्या क्वालिटीज मैटर? प्राची, जब से ये ऑनलाइन आया है सच में एक अल्टरनेटिव मीडियम तो मिला ही है हमें पढ़ने का। जो रिमोट एरिया के लोग हैं, जो बड़े शहरों में जाके तैयारी नहीं कर पाते हैं, ये एक मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से चीज़ें वहाँ तक पहुँच रही हैं। तो ये काफ़ी अच्छा तो है ही। आप पूछ रही हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन का क्या है सीन। तो जब भी ऑफलाइन क्लास होती है तो इसमें एक डिसिप्लिन होता है प्राची। जैसे कोई टीचर क्लास ले रहा है तो अगर उसकी 15-20 दिन क्लासेस है एक टाइम पे, तो स्टूडेंट रोज जाता है क्लास करने। कभी कई बार उसका मन नहीं भी रहता है जाने का, लेकिन उसको ये लगता है कि नहीं जाएंगे तो क्लास छूटेगा। अब चूंकि ऑनलाइन में है
यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं हैं कि आप जब चाहें तब देख सकते हैं, रिवाइंड करके देख सकते हैं, फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। और इसमें तो कई बार स्टूडेंट ना कोताही करते हैं, उनको लगता है हम बाद में कर लेंगे, या क्लास कर रहे हैं तो पॉज कर दिया, बीच में बात करने लगे या कहीं और चले गए। कई बार उनको ये लगता है कि एक दिन में 2 क्लासेस कर लेंगे, फिर कई बार लगता है हफ्ते भर की क्लास एक दिन बैठेंगे, संडे को सारा निपटा देंगे। तो वो जो डिसिप्लिन है ऑफलाइन में जो बन पाता है, वो ऑनलाइन में ये बच्चे के एंड पे आ जाता है। जो बच्चा तैयारी कर रहा है, अगर वो गंभीर है, वो डिसिप्लिन है, वो ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, तो ऑनलाइन एक अच्छा माध्यम है। इससे भी चीजें किया जा सकता है और लोग कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे रिमोट एरिया से, यूट्यूब से और छोटे मोटे प्लेटफॉर्म से पढ़ के लोग सिलेक्शन ले रहे हैं, तो ये काफी अच्छा है। ये ऑनलाइन जो भी स्टडी है, ये डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर कि वो कैसे ले रहा है इसको। और बाकी मैंने आपको ये भी बताया कि ऑनलाइन में भी काफी गार्बेज है, तो हमें अपने सिलेबस और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसको ध्यान में रख के ही चीजों को देखना चाहिए। और दूसरा ये कि हमें रिपीटिशन से बचना चाहिए। कई बार होता है कि हम एक ही टॉपिक 4 जगह से देख रहे हैं, एक बार आपने कर लिया है तो ठीक है, उसको अब बार बार रिवाइज कीजिए। कोई नया टॉपिक आ रहा है तो देखिए। सबसे पहली बात है कि आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। एक बार कंप्लीट हो गया तो फिर आपको बहुत भागम दौड़ नहीं मचानी है, उसी को आप पढ़िए, बार बार रिवाइज कीजिए, पुराने साल का प्रश्न देखिए, उस पर उत्तर लिखिए, उसको चेक कराइए। ये जो मेन काम है प्राची इस एग्जाम का, कि उत्तर लिखना, उसको चेक कराना है, ये काम नहीं करते हैं लोग बाकी तो इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, तो जैसे कि सर ने आपको एकदम आप सफलता की जो की कहते हैं, जो वहाँ पे आपको हेल्प करने वाले पॉइंट्स बता दिए हैं आपको, कि आपको रिवीजन करना है, प्रीवियस 10 इयर्स पेपर जो है कंटिन्यूअस देखना है, एनालिसिस करना है। और एक चीज बहुत रहती है, मैंने स्टूडेंट्स में देखी है जो भी प्रिपरेशन करने आते हैं, कि पहले हम जो पीटी है हमारा प्रिलिमिनरी एग्जाम, उसकी प्रिपरेशन करेंगे, उसका सिलेबस खत्म करेंगे, देन हम मेंस की प्रिपरेशन करेंगे, देन हम इंटरव्यू पे जाएंगे। तो ये जो होता है ना कि प्रीलिम्स और मेंस एक साथ क्यों नहीं करते, मतलब बहुत सारे बच्चे कहते हैं पहले प्रीलिम्स खत्म करते हैं, आंसर राइटिंग जैसे ही प्रीलिम्स हो जाएगा फिर हम आंसर राइटिंग करना स्टार्ट करेंगे, और उस चक्कर में मेंस नहीं हो पाता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि उनके कहते हैं कि मैंने अभी पढ़ा ही नहीं तो मैं लिख लूंगी, मुझे आता ही नहीं है। तो उसके लिए आप बच्चों को थोड़ा गाइड करिए कि प्रीलिम्स के साथ मेंस की तैयारी करनी है या अलग अलग करनी है, कैसे ज्यादा फायदेमंद रहेगा, तो इन सारी चीजों के बारे में आपकी मैं बताऊं प्राची आपको कि जो लोग कहते हैं कि पहले प्रीलिम्स का सिलेबस कर लें फिर मेंस का करेंगे, तो आप सिलेबस देखे होंगे। प्रीलिम्स का सिलेबस कितने पेज का है? 4-5 लाइन का सिलेबस यूपीएससी का, जीएस का। हाँ, तो वो अभी मुगालफे में है। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि इस एग्जाम का जो सिलेबस है वो मेंस का सिलेबस है, और सबसे पहले हमें मेंस का ही पाठ्यक्रम ठीक से करना चाहिए। अगर हम लोग मेंस का ये सिलेबस ठीक से पढ़ लिए तो काफी हद तक प्रीलिम्स की चीजें सीख लेते हैं, और प्रीलिम्स एग्जाम के 1-2 महीने पहले फिर हम थोड़ा प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ें, फैक्चुअल चीजें पढ़ें, क्वेश्चन लगाएं, मॉक टेस्ट लगाएं, तो ये ज्यादा सही है। लेकिन हमें तैयारी शुरुआत में ही मेंस का ही करना चाहिए। आप सही कह रही हैं, शुरू में आंसर राइटिंग डिफिकल्ट है और लिखना बड़ा दुर्लभ भी होता है। हम लिखते भी हैं तो बहुत बच्चा सा वो आंसर रहता है, वो उस लेवल का नहीं होता है जिसमें नंबर अच्छे दिए जाए। लेकिन शुरुआत तो ऐसे ही होती है ना, हम बचपन में कैसे पहले गोला खींचते थे, लाइन खींचते थे, करते करते आज इस लेवल पे आए हैं कि काफी चीजें लिख सकते हैं। तो ये करना चाहिए प्रोसेस, और ये एक एक सीढ़ी चढ़ के, एक एक कदम बढ़ के ही लोग आगे बढ़ते हैं। तो मेंस के सिलेबस पे पहले फोकस हो उनका, जो भी टॉपिक कर रहे हैं, अब उस टॉपिक को पढ़ लिया तो उससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लें। जो टॉपिक पढ़ लिया उससे तो 200 शब्द लिख ही सकते हैं लोग। आप लिख के चेक कराइए, फिर देखिए कि इसमें क्या दिक्कत आ रहा है, लोगों का राय लीजिए, अपने टीचर्स को दिखाइए। जैसे आपका प्रोग्राम है मेंटरशिप का, जो आपने प्रोग्राम आप लोगों ने शुरू किया है 25 क्वेश्चन का, तो वो भी काफी सही है। बेसिकली कई बार होता है कि इंस्टीट्यूट तो करते हैं, लेकिन स्टूडेंट उस लेवल का सीरियस है कि नहीं। तो अगर ऐसे स्टूडेंट आपको मिलते हैं जो लगातार आंसर लिख रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको फायदा होगा। जी। तो ये जो तैयारी होती है, ये कहते हैं कि बहुत पेशेंस की होती है, बहुत धैर्य रखना पड़ता है तैयारी के दौरान। तो कई बार आपका पेशेंस भी इसमें हाइपर हुआ होगा, बहुत अप्स एंड डाउन्स आए होंगे इस तैयारी के दौरान। तो जैसे कि आपने बताया कि ये आपका 5वां अटेम्प्ट, तो आपने इस दौरान अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखा, कौन से ऐसे
पॉइंट्स थे जहाँ पे आपने सुधार किया? क्या चीजें आपने देखी कि नहीं, मुझे जाना है, बाउंस बैक करना है वापस से और इस प्रिपरेशन में कंटिन्यू आपने? सच में आप सही कह रही हैं प्राची, इस एग्ज़ाम में बहुत पेशेंस की ज़रूरत है। अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है तो फिर आप लंबा नहीं टिक पाएंगे इसमें, क्योंकि 12-15 महीने तो सिलेबस को ठीक से करने में ही लग जाता है। तो मिनिमम जिनका पहले अटेम्प्ट में भी होता है वो भी कम से कम 2, ढाई, 3 साल इसमें इन्वेस्ट कर चुके होते हैं पहले ही। तो मिनिमम 3 साल तो इसमें लग जाता है। तो अब उसके बाद आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, मेंस दे रहे हैं, फेल हो रहे हैं, तो फेलियर किसको अच्छा लगता है। मुझे भी दुख होता था और मैं सोचता था क्यों नहीं हो रहा है, मतलब अपनी तरह से सारी मेहनत कर रहा हूँ। और आप पूछ रहे हैं आपने क्या किया, मैंने अपना मीडियम चेंज किया, ऑप्शनल चेंज किया। मैं तो सब करने के लिए तैयार था इस एग्जाम के लिए। और मेरा सिलेक्शन 2022 वाले में हुआ, लेकिन मैं 21 वाले में बहुत हेल्पफुल, मैं होपफुल था 21 वाले ये यूपी पीसीएस के लिए, कि इसमें मेरा हो जाना चाहिए। मैं मतलब अपना बेस्ट दे दिया था उस पेपर में। फिर भी 2 पेपर में मेरे मतलब कम नंबर आए और मैं लिस्ट से बाहर था। तो आप कह रही हैं कैसे एनर्जी लेवल बना के रखते हैं, मोटिवेट रखते हैं, तो एक अगर आपके अंदर इनर कॉल है, अगर आप अंदर से चीजें करना चाहते हैं, तो सच है कि फेलियर के बाद थोड़ा डिमोटिवेट होते हैं, थोड़ा दुख होता है, लेकिन फिर से लग जाते हैं, कर रहे हैं क्योंकि करना ही है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे लोग जिनके अंदर एक इनर एनर्जी होती है, आप देखते होंगे बहुत लोग यूट्यूब पे आजकल मोटिवेट कर रहे हैं, मोटिवेशनल गुरु बहुत सारे हैं। तो वो एक माहौल बनाने में, एक हवा बनाने में काम करते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर इनर मोटिवेशन नहीं है तो दिक्कत होता है, आप गिव अप कर देंगे या छोड़ देंगे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो एक इनर सेल्फ था मेरा कि मुझे इसमें करना है। और दूसरा जो सबसे जरूरी है प्राची, मैं बताऊं कि जो मेरे फैमिली का सपोर्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बीच में तो मैं खुद चाहता था कि मतलब मेरे अंदर भी ये भाव आते हैं कि यार इतनी मेहनत के बाद भी नहीं हो रहा है इसमें, तो शायद मैं नहीं बना हूँ सिविल सर्विसेज के लिए, मुझे कुछ और करना चाहिए। मैं चाहता था, मैं अपनी बात रखता था घर में। तो मेरे घर में बोलते थे लोग कि नहीं आप प्रयास कीजिए, सबको मौका नहीं मिलता ऐसा, आप बार बार मेंस तक पहुंच रहे हैं, मार्क्स भी आपके ठीक आ रहे हैं, तो हो जाएगा, थोड़ा देर है, अंधेर नहीं है, इस टाइप का। तो फैमिली सपोर्ट भी काफी मैटर करता है लंबा टिकने के लिए सिविल सर्विसेज में की तैयारी में। जी, तो आपने बहुत सही बताया, क्योंकि फैमिली का जस्ट मेरा अगला क्वेश्चन आपसे यही था। अच्छा। और आपने शायद क्लियर कर दिया इसको कि फैमिली का सपोर्ट बहुत मायने रखता है तैयारी के दौरान। और दूसरा, आप जो भी नए अभ्यर्थी हैं जो हमें देख रहे होंगे या जिनको प्रीलिम से जैसे मेन से बाहर हुए, इंटरव्यू से बाहर हुए, तो आपकी इनर कॉल, आपको अंदर से मोटिवेटेड रहना है, वो ज्यादा जरूरी है, ना कि आप कोई वीडियो देख करके 2 मिनट या 5 मिनट के लिए मोटिवेट करें। तो ये सारी चीजें तो सेकेंडरी है, इनर मोटिवेशन इज आई थिंक बेस्ट। Yes. वही आपको आगे तक लेकर के। जी। तो मैं आपसे अब ये पूछना चाहती हूँ कि जो यूपीएससी की तैयारी करने नए अभ्यर्थी आते हैं, एकदम जो न्यू कमर होते हैं, वो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं आज? उनको कैसे आप कहना चाहते हैं कि स्टार्टिंग करिए एंड देन अपने आप को एकदम पीक पर पहुंचे, क्योंकि वो न्यू एनर्जी होती है, उनको अगर सही गाइडेंस मिल जाए, सही डायरेक्शन मिल जाए, मेरा मानना है कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी आप अपना जो एग्जाम है क्लियर कर सकते हो। कि लोगों को भी रहता नहीं कि 4-5 साल फिर हमें घिसना पड़ेगा तभी होगा। तो वो जो न्यू अभ्यर्थी हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं, उनके लिए आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो नए अभ्यर्थी हैं मैं उनको यही कहूंगा प्राची कि अगर आप इस तैयारी में आ रहे हैं तो कम से कम 2 चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। एक तो आप सच में चाहते हो इस सेवा में आना, किसी के प्रेशर में आके नहीं कि फैमिली वाले प्रेशर कर रहे हैं या कोई और बोल रहा है। और दूसरा ये कि आप मतलब आपके अंदर स्टडी का थोड़ा इंटरेस्ट होना चाहिए। अभी मैं देख रहा हूँ कि बड़ा कट कॉपी पेस्ट मटेरियल चल रहा है, हर टॉपिक का इधर उधर से आधा अधूरी चीजें पढ़ के लोग चीजें सोच रहे हैं हो जाए, तो उसमें थोड़ा दिक्कत होता है। तो एक तो आपका रुचि होना चाहिए पढ़ने में, कुछ भी पढ़ने में, और दूसरा ये कि आप सच में मतलब इस सर्विस में आना चाहते हैं। अगर ये 2 चीजें हैं तो आप गाइडेंस का पूछ रही थी, तो मैं फिर से वही बात कहूंगा आपको कि ठीक से एग्जाम के नेचर को समझना बहुत जरूरी है। और
उस नेचर को समझने के लिए दो ही चीज काम आती है, एक सिलेबस और दूसरा पुराने साल का PYQ। तो ये सिलेबस और PYQ को बेस बना के पूरा अपना टॉपिक ठीक से पढ़िए, फंडामेंटल तैयार कीजिए। आपको लगता है कि आपको NCERT पढ़नी चाहिए या यूट्यूब पे भी कुछ वीडियो देख के आपको सीखना है या फिर कुछ ऐसे मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना है या कुछ भी करना है, अपना बेस तैयार कीजिए। पूरा सिलेबस अगर आपने ठीक से कर लिया है तो उसके बाद आप आंसर राइटिंग कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए। तो जो नए अभ्यर्थी हैं मैं उनसे यही कहूंगा कि PYQ, सिलेबस और फंडामेंटल तैयार कीजिए, नोट्स बनाइए अपने। शुरू के नोट्स प्राची में बताऊं बहुत गंदे बनते हैं, हम लोग पूरा किताब छाप देते हैं कॉपी पे तो वो उस प्रोसेस में हम लगे रहेंगे तो धीरे धीरे चीजें हमारे माइंड में ज्यादा और कॉपी पे कम आती हैं, हमारे नोट्स स्मार्ट बनने लगते हैं। छोटे छोटे 1-2 शब्द लिख के हम पूरी कहानी समझ जाते हैं। तो इस प्रोसेस से गुजरिए और एक लंबा समय लेके आइए, कम से कम 2 साल 2.5 साल इतना लेके आइए। उससे कम में बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सबको गाइडेंस नहीं मिलता। जो आप देखती हैं पहले ही अटेम्प्ट में होते हैं, फिर उनका बैकग्राउंड भी तो देखिए, पता चला वही मैंने आपको बोला हाँ कि बच्चे ना गुमराह हो जाते हैं। हाँ क्योंकि जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले बहुत सारे लोग होते हैं, शायद वो सही चीजें नहीं बताते हैं, सही अपना बैकग्राउंड नहीं बताते, वो बस बताते हैं कि हाँ हम यहाँ से बिलोंग करते थे, मैंने ये चीजें पढ़ी और हमारा सिलेक्शन हो गया। तो वो जो लैकिंग रह जाती ये है, कहना कि वो सही चीजें नहीं बताते हैं गलत होगा। गलत वो गुमराह हो जाते हैं। उनका जो, अब जैसे जिसने IIT से पढ़ा है उसके बाद IIM गया है, तो उसका जो पढ़ाई का लेवल है वो अलग होगा, और कोई गांव से पढ़ा है या किसी छोटे स्कूल से पढ़ा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग अलग है, तो उसको अलग स्तर से तैयारी करनी है। तो सेल्फ असेसमेंट भी इसमें बहुत जरूरी है कि हम कितना जानते हैं, किस लेवल पे हैं, क्योंकि आपको उसी लेवल से आगे बढ़ना है। तो बहुत सारे लोग टॉपर्स की बात सुनते हैं, लेकिन मैं यही कहूंगा कि आप सुनिए सबकी, लेकिन अपना लेवल देखिए और उसके हिसाब से अपने कदम बढ़ाइए। और उसके लिए गाइड यही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग चीजें कीजिए, आंसर राइटिंग कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली जब अच्छा आप लिखेंगे तो अच्छा नंबर मिलेगा, आप मेरिट में आएंगे, फिर इंटरव्यू कॉल आएगी। तो इस पे मेन फोकस मुख्य परीक्षा के सिलेबस पे और उसकी तैयारी पे होनी चाहिए। और जब प्रीलिम्स एग्जाम के 1-2 महीने पहले हम प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ लें चीजें, हाँ, तो इस तरीके से करना नए लोगों को मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। हाँ, जैसे कि आपने बताया कि आपने 5 अटेम्प्ट दिए, तैयारी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स है बीच में, तो क्या उस दौरान आपने कोई अपना प्लान बी बनाया था? क्योंकि कई बार ऐसा होता है, बच्चों को रहता है कि प्लान भी तैयार करके रखना है हमें, अगर इसमें नहीं हुआ तो हम आगे क्या करेंगे। एक फैमिली प्रेशर अलग से होता है कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने अपने 5 साल तैयारी में दे दिए हैं, मैंने अपने 10 साल तैयारी में लगा दिए हैं, उसके बाद अगर नहीं हो रहा है सिलेक्शन, तो क्या आपने कभी कोई प्लान भी सोचा? ये सिर्फ आपके लिए है पर्सनली, और दूसरा ये कि क्या जो अभ्यर्थी उनको अपना प्लान भी इस तरह से क्या तैयार रखना चाहिए या किसी फील्ड में जाने के लिए, उसके बारे में आपकी क्या? मैं तो प्राची UPSC की तैयारी करता था, तो PCSE मेरे लिए प्लान भी है लेकिन लेकिन ये प्लान बी में भी नहीं हो रहा था, तो मैंने प्लान सी बनाया इधर की। मैं इधर मेरा चूंकि ऑप्शनल सोशियोलॉजी है, तो मैंने कोविड के दौरान सोशियोलॉजी से मैंने PG किया, पोस्ट ग्रेजुएशन। और फिर मुझे लगा कि इसी एरिया में मैं ये नेट UGC नेट का एग्जाम भी दिया, वो भी क्वालिफाई किया हूँ। तो मुझे लगा कि अब मैं इसमें ही काम करूँगा, टीचिंग में या इस तरीके के। तो मेरे लिए तो यही था। और आप पूछ रही हैं कि लोगों को प्लान बी बनाना चाहिए, ऑनेस्टली बताऊं, जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि ये जो UPSC है या UPPCS है, बहुत कम सीटें होती हैं इसमें। इस बार जैसे 2022 में PCS में 364 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, 1070 बच्चों ने इंटरव्यू दिया था। तो वो 1070 बच्चे किसी भी मामले में टैलेंट में कम नहीं है जो सेलेक्ट हुए हैं। तो अब चूंकि सीट कम है तो उनका नहीं होना है, तो एक लंबे अरसे के बाद ऐसा लगता है कि हाथ में कुछ भी नहीं है। तो इससे अच्छा है कि आप कुछ बैकअप बना ही लें, क्योंकि आप फाइनेंशियली अगर साउंड हैं तो आपके ऊपर मेंटल प्रेशर भी नहीं रहता है। हो सकता है कि आप कहीं लग के कुछ अच्छा कर दें, और लोग करते भी हैं। आप देखती होंगे कि कहीं और जॉब कर रहे हैं और फिर IAS हो गए या PCS हो गए, इस तरीके से।
तो एक बैकअप प्लान भी इसके बारे में सोचना चाहिए। और खास करके मतलब जो IIT IIM वाले हैं उनका तो प्लान भी ही रहता ही है वो, मतलब उनका plan भी हमारे लिए ऐसे ही रहता है। लेकिन जो खास करके ये जो छोटे स्कूल से आते हैं, छोटे शहरों से आते हैं, कुछ न कुछ अगर अपना रखते हैं अगर प्लान भी, तो ठीक रहता है ये और ठीक रहेगा। हाँ, तो जैसे कि आपने बताया कि प्लान भी रखना चाहिए, तो आप लोगों को एक चीज तो क्लियर हो गई होगी कि प्लान भी रखना चाहिए। अगर नहीं हो रही है चीजें, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि काफी टाइम हो गया है, तो बाकी मैं ये एक चीज आपसे और पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपने बोला कि छोटे शहरों से बच्चे आते हैं, तो हम एक बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं कि जो स्टूडियस बच्चे होते हैं केवल वही यूपीएससी कर सकते हैं, या फिर जो सरकारी गवर्नमेंट स्कूल के हैं या गांव क्षेत्र के बच्चे हैं जिनको उतनी नॉलेज नहीं है, या जो एक मध्यम वर्गीय जो बच्चे, मध्यम वर्गीय इन द सेंस की जो उतने ज्यादा स्टूडियस नहीं है, जिनको उतनी नॉलेज नहीं है, जो जिनके 50% 60% मार्क्स आते हैं सिर्फ, तो वो प्रिपरेशन नहीं कर सकते यूपीएससी की। जिनके 90% आते हैं सिर्फ वो कर सकते हैं। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये बहुत गलत स्टीरियोटाइपिंग है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे मार्कशीट दिखा रहे हैं लोग, उसमें बहुत सारे IAS पीसेस ने अपना मार्कशीट दिखाया जो 3rd डिवीजन पास है, 2nd डिवीजन पास है। तो ये कहना गलत होगा कि जो बहुत स्टूडियस बच्चे हैं वही इस एग्जाम में आ पाएंगे। तो इसमें बहुत वैरायटी रहती है। मैं देखता हूँ कि कई बार बहुत पढ़ने वाले बच्चे इसमें नहीं हो पा रहे हैं, और कोई है जो इसके सिलेबस को ठीक से कर रहा है, इसकी जो डिमांड है उसको ठीक से कर रहा है, उतना ही करके सेलेक्ट हो जा रहा है। तो ये कहना है कि जो बहुत केवल किताबी कीड़े हैं वही होते हैं इसमें, तो ऐसा है नहीं। मैं खुद भी बहुत कम पढ़ना चाहता हूँ किताबें। मेरा यही रहता है कि जितना कम पढ़ के काम चलाया जा सके, मतलब और किताबें मैं पढ़ता रहता हूँ। सिलेबस की चीजें मुझे लगता है जितना दिया है उतना ही पढ़ो, तो ये है। हाँ सर, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहती हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है शायद आप लोगों के लिए, जो इंटरव्यू जिनका क्लियर नहीं होता है हाँ या इंटरव्यू से बाहर आ जाते हैं, तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो हॉबीज वाला सेक्शन आता है कई बार लोगों को परेशान करता है, क्योंकि सामने से ऐसे क्वेश्चन आ रहे होते हैं। तो आपने इंटरव्यू फेस किया, आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गए, तो आपने क्या नोटिस किया, कमीशन को क्या चाहिए, किस तरह से वो जैसे आपकी हॉबीज पोएट्री है, तो बिल्कुल जो इसका एंड होगा वो पोएट्री के साथ ही होगा। तो बिल्कुल सर, तो मुझे वो बताइए कि इंटरव्यू को कैसे फेस करना है, या फिर इंटरव्यू में कैसे किन किन बातों का हमें खासा ध्यान। इसमें मैं बताऊं कि अब जैसे आपने हॉबीज का पूछा, तो कोई जरूरी नहीं है कि इंटरव्यू में ये पूछे ही कि आपका हॉबीज क्या है, बट एक सेक्शन रहता ही है। इससे सवाल करना थोड़ा आसान होता है स्टूडेंट के लिए भी। हाँ, इजी रहता है बातचीत का शुरुआत करना। तो आप पूछ रही हैं इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, तो 1-2 दिन में इंटरव्यू की तैयारी नहीं होती। पर्सनालिटी आपकी धीरे धीरे डेवलप होती है, लेकिन हम इस पे काम करें शुरू से ही। अपने बातचीत के तरीके को बदलें, अपनी भाषा में उन शब्दों का यूज ज्यादा करें जो प्रशासनिक हैं, अपनी बातों को कॉन्साइजली संक्षिप्त रूप से कहना सीखें, और जो बातें पूछी जा रही हैं केवल वही बातें कहें, या फिर 10-5 मिनट का कुछ अपना रिकॉर्ड करके सुन सकते हैं। तो ये सब कुछ प्रैक्टिस हैं जिसके तहत हम थोड़ा बोलने का जो अपना सलीका है उसको सुधार सकते हैं। और आप पूछ रही हैं हॉबीज का, तो कई बार हॉबीज लोगों के लिए हर्डल भी हो जाता है। तो हॉबीज को लिखते समय भी बड़ा ही स्पेसिफिक होना चाहिए, क्योंकि कई बार लोग लिख देते हैं वॉचिंग मूवी। तो अब मूवीज में भी बहुत सारे जॉनर हैं, किस तरीके की मूवी देखना चाहते हैं। डायरेक्टर का नाम पूछ लिया कुछ है, उसके टेक्निकलिटीज पूछ लिया कि क्या क्या इसमें होता है। तो अगर आपने स्पेसिफिकली कुछ ऐसा लिखा है कि वाचिंग हिंदी रिसेंट मूवी, तो आप एरिया जो है कि सीमित कर दे रही हैं, तो उसी में से पूछेंगे सवाल। तो इस तरीके से हॉबीज को लिखना चाहिए स्पेसिफिकली, ताकि आप उसकी तैयारी भी कर सकें। अगर जैसे मुझे दूसरी हॉबीज ऐसे पसंद आती है कि वॉचिंग हिंदी स्टैंड अप कॉमेडी। अगर मैं केवल ऐसे लिख दूं कि स्टैंड अप कॉमेडी, तो कई तरीके के हो रही। पूछ लिया है कि फेमस 4 स्टैंड अप कॉमेडियन के नाम बताओ, अमेरिका के या वहां के, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर मैंने हिंदी ऐसे लिखा है तो 2-4 तैयार करके जाऊंगा, उस पर काम करूंगा। तो स्पेसिफिक होना चाहिए चीजों को लिखने में, ताकि
हम उसकी तैयारी भी कर सकें और वो उसका जवाब भी हम दुरुस्त तरीके से दे लेते हैं, तो वो ठीक रहता है। हाँ, तो जैसे कि आपने जाना कि जो इंटरव्यू वाला जो सेक्शन होता है बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो सर ने आपको दो चीजें इम्पोर्टेंट बताई हैं। एक तो आपको स्पेसिफिक होना चाहिए एरियाज को लेकर के, दूसरा आपको पॉइंट टू पॉइंट बातें में माइंड अपने जो शब्द हैं शब्दों का चुनाव, आपको आंसरिंग आपकी है, इन सारी चीजों की आपको प्रैक्टिस करनी है। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमें आपने मुझे लगता है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंटरव्यू दे रखा है, वो स्टूडेंट है को बहुत सारी नॉलेज आपसे मिली होगी। और मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे शो में आने के लिए, हमारे बच्चों को ये जानकारी देने के लिए। आपको जो इसका एंड होगा वो आपका पोएट्री में, सर की हॉबी जो है वो पोएट्री है। तो सर आप हमारे स्टूडेंट्स को एक पोएट्री सुनाइए। एक तो ये जब से पता चला है प्राची मैं पोएट्री रिसाइट करता हूँ, लिखता नहीं हूँ, तो जहां भी मैं जा रहा हूँ तो लोग ये बात बोल ही रहे हैं कि ठीक है ये। तो धन्यवाद आपका मुझे बुलाने के लिए, और हमारी बातचीत से अगर किसी को कुछ भी लाभ मिलता है तो ये काफी, मेरे लिए भी काफी अच्छा रहेगा। अभी मैं आपको क्या पोएट्री सुनाऊं, दुष्यंत कुमार मुझे याद आ रहे हैं, इनकी 4 लाइनें मैं आपको सुनाता हूं। ये मुझे काफी अच्छी लगती हैं और एक तरीके से मोटिवेशनल भी हैं, कि कई बार जब हम लड़ते हैं, गिरते हैं, उस सिचुएशन में हमें ये पंक्तियां एनर्जी देने का काम करती हैं। कि लाइन ऐसे है कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। तो इसमें यही है कि कई बार हम गिरते हैं और डिमोटिवेट होते हैं, लो फील करते हैं, लेकिन हमारे अंदर पोटेंशियल है, और एक कोई आग जला लीजिए, कहीं से कुछ मोटिवेशन कुछ ले लीजिए और लग जाइए इसमें, और जो भी आपके पास टूटे फूटे हथियार हैं, आपकी कंसिस्टेंसी, अगर आप लगातार इसमें लगे हैं तो मुझे लगता है निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं जरूर सफल होंगे। जी बिल्कुल दोस्तों, तो ये पॉजिटिव मैसेज सर ने हमें दिया है कि अपने पोटेंशियल को आप पहचानिए, आप कर सकते हैं, आप बाउंस बैक कर सकते हैं। अगर आप फेल हो रहे हैं डजंट मीन कि आप इस सिविल सर्विसेज के लिए नहीं बने हैं। आई होप आप लोगों को बहुत सारी जानकारियां मिली होंगी, बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। तो यदि ये वीडियो, ये इंटरव्यू आपको बहुत पसंद आया हो, और ऐसे इंटरव्यूज में और लेकर के आऊंगी आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर होते हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों से शेयर करिए ताकि उनको भी नॉलेज मिल सके। अगर वीडियो तुम्हारी पसंद आई हो तो उसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर एक नए गेस्ट के साथ, अभी आप सभी से, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू प्राची।